गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री +2 का पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, देखो किससे संबंधित है। चैप्टर नंबर 10 में आप ये लगा लो, हम मॉडर्न जो हिस्ट्री है हमारी वहाँ से शुरू होती है। एक प्रकार से चैप्टर नंबर जो 10 है वो उपनिवेशवाद और देहात यानी कॉलोनिज्म या इंपीरियलिज्म, इसका अर्थ होता है उपनिवेशवाद। कॉलोनिज्म का अर्थ उपनिवेशवाद या इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद। अब सबसे पहले तो आप उपनिवेशवाद जो शब्द है उसका अर्थ समझ लीजिए। उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद या कॉलोनिज्म या इंपीरियलिज्म का अर्थ है किसी भी पावरफुल देश द्वारा कमजोर देश के ऊपर जबरदस्ती अधिकार कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया। भाई इंडिया किसका उपनिवेश था? किस साम्राज्यवादी जो शक्ति थी उसका शिकार था? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसी प्रकार से उस समय तक लगभग पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जैसे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इनमें जितने भी जो कंट्रीज थी उनके ऊपर यूरोप के जो देश थे, पुर्तगाल थे, डच वाले थे जिनको हॉलैंड बोलते हैं वही, और फ्रांस, ब्रिटेन, लगभग इन देशों का अधिकार था। उन्होंने अपनी शक्ति के बल के ऊपर इन देशों के ऊपर अधिकार कर रखा था। अब हम भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आप वैसे सब को पता है भाई, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी के अंदर आए। 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। जो मुगल जो बादशाह था, मुगल उस समय एम्पायर जो मुगल साम्राज्य था भारत में, उसके समय में आए थे। जहांगीर के दरबार में जैसे सर टॉमस रो था, हॉकिंस था, ये आए थे। इन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापार की आज्ञा मांगी थी। और इस प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने लगभग पूरे देश के ऊपर ईस्ट इंडिया वालों ने अधिकार कर लिया था। क्यों? देखो, सबसे पहले तो वे व्यापारी बन के आए थे। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि भाई भारत है, भारत में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, यहाँ के शासक आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की पॉलिसी है वो अपनाई और उसके तहत भारत पर अधिकार कर लिया। अब हम बात करें कि भाई वैसे सबसे पहले जो साम्राज्यवाद का शिकार बना जो स्टेट था भारत के अंदर वो था बंगाल। बंगाल कब? बंगाल भाई 1757 के अंदर बंगाल है वो उपनिवेश का बना था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, साम्राज्यवाद का शिकार बना था। 1757 में जब बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार किया तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का शासक कौन था? कई बार हमारे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपने एक एक नंबर के जैसे क्वेश्चन कर रखे हैं अब की बार। तो उसमें देखो 1757 में जब बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार किया तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजू उदौला था। कौन था? सिराजू उदौला। और 1757 में अंग्रेजों ने क्यों ये कहते थे कि बंगाल के अंदर इन्होंने क्यों, बंगाल उस समय काफी धनी देश था, काफी रिच स्टेट था, और इसलिए ये चाहते थे कि भाई बंगाल की दीवानी इनको प्राप्त हो जाए। ये वहां पर व्यापार, कर मुक्त व्यापार करना चाहते थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने इस चीज का विरोध किया तो पलासी की लड़ाई हुई सिराजुद्दौला और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 1757 की जो लड़ाई हुई थी इसमें किसकी हार हुई? बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी हार हुई। और इसका मेन रीजन क्या था कि भाई सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। अंग्रेजों के साथ
उसने अपने एक प्रकार से रिलेशन बना लिए थे। क्यों? अंग्रेजों ने जैसे मीर जाफर को लालच दिया कि भाई सिराजुद्दौला के बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, आप हमारा साथ दीजिए। तो तब प्लासी के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो मीर जाफर जब सेनापति था तो एक भी सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ा। और तब सिराजुद्दौला ने यह देखा कि वो शत्रुओं से घिर गए हैं तो उसने भागने की कोशिश की और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। किसके द्वारा? मीर जाफर का जो बेटा था उसने तलवार से सिराजुद्दौला का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस प्रकार सिराजुद्दौला की डेथ हो गई थी। और बंगाल किन के अधीन आ गया था? एक प्रकार से अंग्रेजों के अधीन आ गया था। और बंगाल का फिर नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। तो मीर जाफर एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथों की क्या था? कठपुतली था। और मीर जाफर ने एक अंग्रेज अधिकारी अपने स्टेट के अंदर रखना स्वीकार किया, रेजिडेंट्स बोलते हैं हम जिसको। और इसके बाद इसने खूब राजकोष से धन वगैरह अंग्रेजों को दिया। तो इस प्रकार से मीर जाफर है वो बंगाल का नवाब बना दिया और बंगाल है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब हम इसी में आगे बात करें कि भाई 1764 64 AD के अंदर भी फिर युद्ध हुआ। इसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। और यह युद्ध किन के बीच हुआ? तो उस समय जैसे हमने आपको अभी बताया कि 57 के अंदर बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया था? मीर जाफर को। लेकिन मीर जाफर जब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया मीर जाफर ने, तो इसको हटा करके और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर ने भी अंग्रेजों का बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ाई हुई। तो मीर कासिम बंगाल से भाग करके अवध के शासक शुजाउद्दौला के पास चला गया। और शुजाउद्दौला से इसने सैनिक सहायता मांगी मीर कासिम ने। वहीं पर उस समय मुगल बादशाह आया हुआ था शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और बक्सर नामक स्थान के ऊपर हुआ। तो इसलिए उसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम जो मुगल जो बादशाह था, तीनों की संयुक्त सेनाओं की हार हुई और अंग्रेजों ने यह युद्ध पूर्ण रूप से जीता। और उसके बाद बंगाल के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण किन का हो गया? अंग्रेजों का हो गया। मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर कासिम की जगह। और मुगल बादशाह है वो भी क्या था? अंग्रेजों के रहमो करम पर आ गया। उसकी पेंशन निश्चित कर दी गई, भाई आपको इतनी पेंशन मिलेगी। और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद और कड़ा, ये जगह के नाम है। इलाहाबाद का जैसे अब नाम चेंज कर दिया प्रयाग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद नाम तो किसने रखा था उसका? अकबर ने रखा था, जब अकबर ने उस क्षेत्र को विजय किया था तब। तो अब उसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है प्रयाग, क्योंकि पहले उसका नाम प्रयाग ही था। देखो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। भाई जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं, प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद के अंदर ही, ठीक है। तो यानी प्रयाग उसका नाम था उस स्थान का, जो चेंज करके इलाहाबाद कर दिया गया था। अब फिर से चेंज हो गया, उसका नाम प्रयाग हो गया है। तो इलाहाबाद और कड़ा की जो ट्रेडरी हुई थी, जो संधि हुई थी, वो किन के बीच हुई थी? शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का आप ये लगा लो पूर्ण रूप से भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार होना शुरू हो गया था और भारत में एक प्रकार से उपनिवेश की शुरुआत हो गई थी। अब हम बात करें कि भाई क्या भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी, ब्रिटेन वाले आए थे? तो भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी देशों की कंपनी आई थी। जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की थी, पुर्तगाल वाले भी भारत में आए थे। जैसे 1498 में आपको सभी को पता है कि भाई कौन? वास्को डी गामा भारत में आया था। अल्बू बकर पुर्तगाल का प्रमुख गवर्नर जनरल था जो भारत में आया था और उसने भारत का जो एरिया था गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया था। और
बम्बई भी किन के अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। तो बम्बई के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई बम्बई किस प्रकार से अंग्रेजों के अधीन में आया, तो वो हम आपसे आगे बाद में डिस्कस करेंगे उसमें। फिलहाल हम इसी में चलते हैं कि भाई जैसे और जो थे वो भारत से धीरे धीरे, जो पुर्तगाल वाले थे, फ्रांस वाले थे, हॉलैंड वाले थे, क्यों अंग्रेजों से हारते चले गए और पूर्ण रूप से भारत के ऊपर किन का अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और भारत क्या है? अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया था और भारत में एक प्रकार से अंग्रेजों का राज रहा था। और कब से कब तक हम मानते हैं भाई? 1757 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया। अब इसी चैप्टर में आता है कि भाई इजारेदारी सिस्टम क्या था? इजारेदारी सिस्टम किसने शुरू किया? तो भाई इजारेदारी सिस्टम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। वारेन हेस्टिंग्स हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और कब? 72 से लेकर के और 85 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इजारेदारी सिस्टम में यह था कि इजारेदारी सिस्टम में जो भूमि थी वो इजारेदारी के तहत यानी वैसे किसानों को दे दी गई और उनसे टैक्स वगैरह वसूल करते थे। तो यह व्यवस्था कहाँ लागू की थी? इजारेदारी बंगाल में लागू की गई थी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश? तो वारेन हेस्टिंग्स। कब बना था? 72 के अंदर। कौन सी सिस्टम इन्होंने प्रारंभ किया था इंडिया के अंदर? इजारेदारी सिस्टम। अब सेकंड आता है जी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की भाई? यानी स्थायी खेती, स्थायी कृषि, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? परमानेंट सेटलमेंट की गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दी परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी कृषि की शुरुआत की। इसके तहत क्या था? स्थायी कृषि के तहत, स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या था? स्थायी परमानेंट सेटलमेंट के तहत कि भाई जमींदारों को सीधे भूमि दे दी गई और जमींदारों से यह कह दिया कि भाई आपको सालाना इतना टैक्स है वो पे करना है। तो जमींदारों के पास 400 के लगभग गांव होते थे और एक प्रकार से जितने भी मतलब जो भूमि थी 75% जो थी वो किन के पास थी? जमींदारों के पास थी। इससे अंग्रेजों को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्या हुआ कि भाई जैसे उन्होंने टैक्स निश्चित कर दिया, अब चाहे फसल हो या न हो, चाहे देश के अंदर अकाल पड़ो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जमींदारों को जो टैक्स पे करना था, जो निश्चित कर रखा था, जो कर निश्चित कर रखा था अंग्रेजों को, वो जमा करवाना ही पड़ता था। और इससे कई बार ये भी हुआ कि अकाल वगैरह पड़ गए या और इस प्रकार की जैसे घटनाएं घटी, फसल पैदा नहीं हुई, तो टैक्स जब जमींदार जमा नहीं करवा पाता था तो जमींदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या क्या कि इनकी जो जमींदारी थी, इनकी जमींदारी अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर दी जाती थी। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में एक ये भी था कि भाई 95% के लगभग जो थे वो जो उस समय जो शासक होता था, उस एरिया का जो राजा होता था, उसके द्वारा ही खरीद ली जाती थी। क्यों? क्योंकि जैसे बोली लगती थी तो बोली के अंदर कौन होते थे? जो राजा के साथ वाले होते थे, ठीक है, और भाई उसी के जो अधिकारी होते थे वही खरीदते थे। और इस प्रकार से एक प्रकार से बोलियां फर्जी भी होती थी। तो देखो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त आ जाएगी। इसकी शुरुआत किसने की? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की? 1793 के अंदर, ठीक है। और अभी इसमें आगे जैसे हम पढ़ेंगे भाई जोतदार। जोतदार कौन थे? अभी तक हमने जैसे इस चैप्टर में परमानेंट सेटलमेंट तक पढ़ा था और अब इससे आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जोतदार के बारे में। भाई जोतदार कौन होते हैं? जोतदार पहले आप समझ लीजिए जोतदार किन को कहा गया है। तो जोतदार वो हैं जो धनी किसान थे, जो रिच फार्मर थे, उनको जोतदार कहा है। बंगाल के अंदर जिनके पास 5 एकड़ या 10 एकड़ के लगभग भूमि होती थी तो उनको जोतदार कहा गया। अभी कहता है कि व्हाई वर द जोतदार मोर पावरफुल देन दी जमींदार।
यानी जोतदार थे वो जमींदारों से किस प्रकार से पावरफुल थे, किस प्रकार से शक्तिशाली थे, तो इसके अनेक रीजन हैं। तो देखो फर्स्ट तो जैसे मान लो ये है कि जमींदार हैं वो कहाँ रहते थे, लिव्ड इन अर्बन में रहते थे। तो जमींदार हैं वो जो वहाँ के जो किसान वगैरह थे बंगाल के अंदर जो गांव में रहते थे, उनके साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं होता था, उनसे मिलते नहीं थे, उनके सुख दुख में साथी नहीं होते थे। तो इस प्रकार से क्या है कि भाई जमींदार हैं वो किसानों से दूर होते चले गए थे। जबकि जोतदार क्या थे कि जोतदार लिव्ड इन दी विलेजेस, गांव में रहते थे जोतदार। तो जिसके कारण क्या है कि डायरेक्ट रूप से कांटेक्ट रहता था उनका किन में, कि जो भी विलेजर्स थे, जो भी गांव के जो वासी थे, उनसे, जो भी किसान वगैरह था उनसे उनके सुख दुख के साथी रहते थे। तो इस प्रकार से जोतदार है किसानों के प्रति उनकी ज्यादा सिंपैथी थी, किसान थे वो जोतदारों को ज्यादा महत्व देते थे। तो एक तो रीजन ये था। दूसरा क्या था कि भाई जमींदार ने जब भी इंक्रीज किया, एक प्रकार से जब भी टैक्स वगैरह बढ़ाया किसानों के ऊपर, तो जोतदारों ने इनका विरोध किया, जिसके कारण भी क्या है कि जोतदारों को किसानों का समर्थन मिला और इनकी छवि एक प्रकार से गांव में क्या थी, जमींदारों से बहुत ही अच्छी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम बात करें तो जमींदार हैं, जमींदार जैसे कई बार किसान ये अंग्रेजों के साथ उन्होंने तय कर रखा था, परमानेंट सेटलमेंट हमने पढ़ी कि भाई इतना पे टैक्स करेंगे। तो कुछ टाइम क्या होता था कि जमींदार हैं कई बार टैक्स पे नहीं कर सकते थे, तो जो उसकी जो भूमि होती थी वो नीलाम कर दी जाती थी। वो किसके द्वारा खरीद ली जाती थी, वो जोतदारों के द्वारा खरीद ली जाती थी। यानी अंग्रेज जिस जमींदारों की भूमि को नीलाम कर देते थे वो किसके द्वारा खरीदी जाती थी, जोतदारों के द्वारा खरीदी जाती थी। अब इसमें एक शब्द ये भी आता है भाई, रेयत। रेयत जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किन के लिए प्रयोग हुआ है, वो किसानों के लिए प्रयोग हुआ है। जो गांव में जो किसान होते थे उनके लिए रेयत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारे ये क्वेश्चन भी है अपने एनसीईआरटी का कि भाई व्हाई वर द जोतदार मोर पावरफुल देन द जमींदार, जमींदारों से पावरफुल क्यों थे, शक्तिशाली क्यों थे। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इनके शक्तिशाली होने के ये है रीजन थे। ठीक है, अब इसी चैप्टर में आता है पहाड़िया। भाई पहाड़िया जो लोग थे वो कौन थे, ठीक है, हु वर पहाड़िया, पहाड़िया लोग कौन थे। तो पहाड़िया जो लोग थे अगर हम उनकी बात करें तो द पीपल लिविंग अराउंड द राजमहल हिल्स वर नोन एज द पहाड़ियाज। यानी राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग क्या कहलाए, पहाड़िया लोग कहलाए। इनका कार्य क्या था, पहाड़िया लोग एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती जिसको बोलते हैं, या स्थानांतरित एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ठीक है, पहाड़िया लोग यह काम करते थे। इसके अलावा भाई ये शिकार वगैरह करते थे और जो भी मतलब वहां से कोई व्यापारी वगैरह जाता था उनको लूटना, एक प्रकार से पहाड़िया लोगों का यह काम था। ठीक है, तो मेन तो ये आता है कि भाई पहाड़िया लोग हैं तो वो कहाँ रहते थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि पीपल लिविंग अराउंड द राजमहल हिल्स वर नोन एज दी पहाड़िया। यानी राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग कौन कहलाए, पहाड़िया। इनके मैंने आपको बता दिया कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, झूम खेती करते थे, स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं उसको। ठीक है, देखो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती होती क्या है। तो जो फॉरेस्ट होता था इसके में पहाड़िया जो लोग जिस क्षेत्र के अंदर, जिस एरिया के अंदर रहते थे, वन क्षेत्र होता था, तो वहाँ की भूमि को साफ करके, जला के साफ करते थे, आग लगा करके, फिर उसमें फसल है वो बीज वगैरह जो भी था उसमें बोते थे। और जब फसल तैयार हो जाती तो उस भूमि को छोड़ करके और फिर अन्य कहीं दूसरी जगह फिर से भूमि को साफ करना, फिर से वहां पर फसल पैदा करना, तो ये काम पहाड़िया लोगों का था। ठीक है, तो ये पहाड़िया। अब संथाल, भाई संथाल किनको कहा गया है, तो संथाल वो थे जो पहाड़िया लोग, जो मैंने बताया कि राजमहल की जो हिल्स वगैरह थी, जो पहाड़ियां वगैरह थी, उनके आसपास रहते थे। तो संथाल लोग आए और इन्होंने पहाड़िया लोगों को, जो राजमहल की जो पहाड़ियां थी, उनको वहां से भगा दिया। ठीक, संथाल केम इनटू बंगाल अराउंड इन 70-80 के लगभग ये आए थे
और ये जमींदारों के अधीन एक प्रकार से काम करते थे। और इन्होंने जो पहाड़िया जो एरिया था, बाद में राजमहल के आसपास पहाड़िया लोगों को वहां से भगा दिया था। और इनके जो एरिया था पहाड़िया लोगों का, इनके एरिया के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया था। संथाल और पहाड़िया लोगों में क्या डिफरेंट था, तो सबसे तो इम्पोर्टेंट यही था कि संथाल जो लोग थे वो स्थायी खेती करते थे, एक जगह रह करके खेती करते थे। भाई ये तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, लेकिन यह परमानेंट करते थे एक जगह ही, और इस प्रकार से एक जगह बस गए। बाद में इन्होंने व्यापार करना भी शुरू कर दिया संथाल के लोगों ने, ठीक है। और संथाल के जो लोग थे, इन्होंने ये भी आता है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह क्यों किया, क्या रीजन था इनका, या जमींदारों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, तो इनका रीजन ये था संथाल लोगों का कि भाई संथाल लोगों को कर्ज दिया गया था, किसके द्वारा, साहूकारों द्वारा, महाजन द्वारा, और उनकी जो ब्याज दर होती थी वो काफी ज्यादा होती थी। तो संथाल लोग उसको चुका भी देते थे, तब भी इनके ऊपर जो कि त्यों बनी रहती थी। एक दिक्कू शब्द का प्रयोग आता है। दिक्कू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, संथाल के लोगों के लिए ही दिक्कू शब्द है वो प्रयोग किया गया है। तो महाजन वगैरह है, इनको कर वगैरह ज्यादा लेते थे, मैंने बताया कि भाई इनको ब्याज के ऊपर ज्यादा पैसे देते थे। तो संथाल लोगों की जो भूमि थी उसको दामिनी एक कोह के नाम से जाना जाता है। कई बार हमारे आता है व्हाट डू यू मीन बाय दामिनी कोह, दामिनी कोह क्या है, क्या जानते हो दामिनी कोह के बारे में। तो ये कि अंग्रेजों के द्वारा जो भूमि संथालों को प्रदान की गई थी वो दामिनी कोह कहलाई। और जब अंग्रेजों ने वो भूमि वापस लेने की कोशिश की संथालों से, तो संथालों ने विरोध किया, इन्होंने महाजनों को लूटना प्रारंभ कर दिया। और भाई इन्होंने जो उनकी भैया वगैरह थी, भाई जिसमें भाई इनका महाजनों का हिसाब किताब रहता था, उनको इन्होंने जला दिया। तो इस प्रकार से संथालों ने महाजनों का, अंग्रेजों का विरोध किया था। इसके अलावा भाई ये संथाल जो लोग थे, बाद में तो इन्होंने काफी, ये कहते हैं भाई तरक्की भी कर ली। ये भी मतलब जो छोटे किसान वगैरह थे उनको भी इन्होंने कर्ज देना प्रारंभ कर दिया था। तो ये आता है संथाल के बारे में, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसी चैप्टर में आगे जैसे हम पढ़ेंगे बुकानन के बारे में कि भाई बुकानन कौन था, कहाँ से आया था। तो इस चैप्टर के बारे में आगे हम अब आपको कल करवाएंगे, ठीक है। ओके।